हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के अंदर अंतर। इन दोनों तरंगों में क्या डिफरेंस है और इनके एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में जो हम देख सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और हम देखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगों में कौन सी जो चीज़ है जो इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। ठीक है, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के अंदर हम अंतर समझेंगे और डेली लाइफ के अंदर इनके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं अनुप्रस्थ तरंगों की कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती है। तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है और एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं। फिर मैं आपको इन एग्जाम्पलों को जो है चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग हम पहले बात कर रहे हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों पढ़ेंगे। पहले हम अनुप्रस्थ की बात कर रहे हैं। अनुप्रस्थ तरंगी जब किसी तरंग के संचरण के दौरान उसके माध्यम के कण अगर तरंग की दिशा के लंबवत दिशा में अगर गति करते हैं तो इसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये तो है डेफिनेशन अनुप्रस्थ तरंग। अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखो, तरंग संचरण की दिशा के जो माध्यम के कण हैं वो गति करने चाहिए। अब पहली बात तो हम यहाँ पर केवल यांत्रिक तरंगों की बात करें जिनके अंदर माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लो तरंग की दिशा जा रही है इधर, ऐसे तरंग की दिशा जा रही है। ठीक है, तरंग ऐसे जा रही है, तरंग की दिशा इधर है, लेकिन माध्यम के कण अगर इसके लंबवत ऐसे गति कर रहे हैं, तरंग संचरण की दिशा इधर और माध्यम के कण अगर ऐसे गति कर रही है, मतलब माध्यम के कण ऐसे गति कर रहे हैं और तरंग संचरण इधर जा रही है, तरंग की दिशा इधर और माध्यम के कण ऐसे गति कर रहे हैं, तो इनके बीच कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। यानी तरंग संचरण की दिशा और माध्यम के कण दोनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। तो जब तरंग संचरण की दिशा और माध्यम के कण अगर लंबवत गति करे तो उस तरंग को हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे उदाहरण है। पहले इसका जो है मेन मुद्दा जो है वो समझने का कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर देखो, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई तरंग जा रही है ऐसे। ठीक है, और ये मान लीजिए किसी माध्यम में है जिसमें ये कण है, ये कण है इस प्रकार से। ठीक है, ये कण है इस प्रकार से और ये तरंग जा रही है फटाफट से। अब ये तरंग जा रही है इधर और ये माध्यम के कण जो है ऐसे 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 गति कर रही है, ऐसे एक ही जगह पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे गति कर रही है। तो ये जो तरंग आएगी ना, ये आएगी अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत। ठीक है, तो वापिस से देखो, जब किसी तरंग के संचरण के दौरान उसके माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत दिशा में गति करते हैं, लंबवत दिशा में तरंग इधर जा रही है, कण इधर इधर गति कर रही है, तो लंबवत दिशा में अगर गति करते हैं तो इस तरंग को हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखो। उदाहरण है रस्सी में उत्पन्न तरंगे और पानी में पत्थर डालने पर उत्पन्न तरंगे। अब इस पर बात करते हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी बात करेंगे चित्र बनाकर। पहले हम इसमें बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप पानी में पत्थर डालते हैं, आपके सामान्य घर में जो पानी होता है उस पानी में आप जैसे ही पत्थर डालते हैं, तो उसके अंदर जो है विक्षोभ उत्पन्न होता है। यानी उसमें पानी ऐसे ऐसे गति करने लगता है, ऐसे ऐसे जाता है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे गोले बन जाते हैं जो गोले दूर की ओर गति करते हैं। ऐसे जैसे पत्थर डाला तो गोले ऐसे दूर की ओर गति करते हैं। तो वहां पर जो तरंग बनेगी ना, वो कौन सी तरंग होगी? वो होगी अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अब अगर आप उसके ऊपर एक ढक्कन डाल देते हैं या कॉर्क डाल देते हैं या कोई जो फोम आती है वो डाल देते हैं, तो आप देखोगे फोम जो ऐसे ऐसे गति कर रही है। यदि आप पानी पत्थर डालने के बाद पानी ऐसे ऐसे गति करने लगा, फिर ऊपर से एक फोम और डाल दिया हल्का सा, तो आप देखोगे कि जो फोम है वो ऐसे ऐसे गति कर रहा है, ऐसे ऐसे। यानी तरंग तो इधर जा रही है, तरंग संचरण की जो आपका जो गोला जा रही है ना, जो गोला इधर जा रहा है वही तरंग संचरण की दिशा। तो गोला तो जा रहा है इधर, यानी तरंग तो जा रही है इधर, और वो कोर कैसे ऐसे गति करता है? यानी लंबवत दिशा में गति करता है। कैसे गति करता है? लंबवत दिशा में। और वो कौन सी तरंग होती है? वो होती है अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंग। ध्यान से देखिए, वो कौन सी तरंग होती है? वो होती है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अब वापिस से समझने की कोशिश कीजिए इस पानी वाले को। ठीक है, पत्थर डाला तो पानी में विक्षोभ उत्पन्न हुआ, जिससे ऐसे ऐसे पानी ऐसे ऐसे गति करने लगेगा। अब हमने अगर कॉर्क डाल दिया तो वो कॉर्क ऐसे ऐसे गति करने लगेगा। अब वो आगे नहीं जा रहा, मतलब उसमें केवल माध्यम के कण केवल लंबवत गति करते हैं, आगे गति नहीं करते हैं, केवल अपनी जगह पर जैसे हैं वैसे वैसे गति करते हैं, ऐसे नहीं गति करते, ऐसे नहीं करते, केवल है जहां वहीं के वहीं, क्योंकि कॉर्क जो है वो वहीं का वहीं रहता है। और यही कौन सी गति होती है? यह होती है अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत कणों की गति लंबवत दिशा में। ठीक है, क्या ये होती है अनुप्रस्थ तरंगी। ठीक है, अच्छा, रस्सी में उत्पन्न तरंगों का उदाहरण क्यों लिया मैंने? अब देखो, मान लो हमने यहाँ पर एक दीवार है। ठीक है, ये एक दीवार है और इस दीवार से हमने कोई रस्सी बांध दी इस प्रकार से। ठीक है, मान लो ऐसे मैंने सीधी एकदम रस्सी बांध दी। ठीक है, ये रस्सी सीधी मैंने हाथ में पकड़ रखी है। ठीक है, ऐसे इसमें मैंने सीधे हाथ में पकड़ रखी है इसे। ठीक है, ऐसे पकड़ रखी है, तरना मत। ठीक है,
ये है खींचने से पहले, तब हमने खींचा नहीं। फिर मान लो हम ऐसे एक झटका देते हैं, इसको ऐसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर ये ऐसे हो जाएगी, ये रस्सी ऐसे हो जाएगी, ये रस्सी ऐसे हो जाएगी। अब हमने झटका तो इधर दिया, यानी तरंग गई तो इधर है, तरंग किधर गई है, तरंग वापस ध्यान से देखो, तरंग इधर गई है, तरंग इधर गई है, तरंग किधर गई है, इधर गई है। लेकिन ये जो रस्सी है, जब आप ऐसे करोगे तो ये रस्सी के कण ऊपर नीचे गति करेंगे, वापस नीचे जाएंगे, वापस ऊपर आएंगे, यानी ये ऐसे ऐसे गति करेंगे। तो कैसी गति आ गई, लंबवत गति आ गई। इसीलिए ये कौन सी तरंग हो गई, इसीलिए ये अनुप्रस्थ तरंग हो गई। कौन सी तरंग हो गई, अनुप्रस्थ तरंग हो गई। क्योंकि जैसे आप रस्सी को ऐसे करोगे तो तरंग तो इधर जा रही है, लेकिन जो रस्सी के कण है वो ऐसे 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 लंबवत गति कर रहे हैं। तो वो कौन सी तरंग आ गई, वो आ गई आपकी अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग आ गई, वो आ गई आपकी अनुप्रस्थ। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग कौन सी तरंग होती है, उस तरंग के अंतर्गत जो माध्यम के जो कण होते हैं, जिसके अंदर तरंग जा रही है, उसके जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के ऐसे लंबवत गति करते हैं। कि कैसे गति करती है, लंबवत। वो ऐसे चलते नहीं है, वो केवल अपनी एक ही जगह पर ऐसे लंबवत गति करते हैं। ठीक है, इसे हम दोलनी गति भी कहते हैं। जो एक ही जगह पर ये गति होती है ना, कंपन गति, ये दोलनी गति होती है। ठीक है, आप 14 चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो जब तरंग संचरण की दिशा और कण की दिशा दोनों लंबवत होती हो तो कौन सी तरंग होगी, वो होगी अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको बता दिया, रस्सी में उत्पन्न तरंगे और पानी में पत्थर डालने पर उत्पन्न तरंगे। अब जहां पर हम समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती है उसमें एक अलग ही मजा आता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। ठीक है, बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट लगेगा वहां पर तरंगों का। ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों की। अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती है, जब किसी तरंग के संचरण के दौरान उसके माध्यम के कण अगर तरंग संचरण की दिशा में गति करे तो इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यानी तरंग इधर जा रही है और माध्यम के कण या तो इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो ये कौन सी तरंग होगी, ये होगी अनुप्रस्थ तरंग, यानी अनुदैर्ध्य तरंग। सॉरी, जब किसी माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा मान ली इधर है, और इसी के अनुदिश अगर कण गति कर रहे हैं ऐसे, इसी के अनुदिश यानी समांतर, अनुदिश का मतलब होता है समांतर। ठीक है, दिशा में मतलब या तो उधर गति करे या उसके विपरीत दिशा में ऐसी गति करे तो उसे हम कौन सी कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। इस तरंग के अंतर्गत जो थे वो तरंग जा रही थी इधर और कण ऐसे ऐसे गति कर रहे थे, लेकिन इस तरंग के अंतर्गत जो है तरंग जा रही है इधर और कण भी इधर गति कर रहे हैं या इधर गति कर रही है, बस समांतर होंगे, दोनों एकदम पैरेलल होंगे। ठीक है, वो कौन सी तरंग होगी, वो होगी अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत तरंग संचरण की जो दिशा होती है उसी के अंतर्गत माध्यम के कण जो है तरंग संचरण की दिशा के अंदर जो है गति करते हैं, वो कौन सी तरंग होती है, वो होती है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, इसके उदाहरण देखो, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे और ध्वनि तरंगे। अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं जब बोल रहा हूं तो मैं यहाँ पर बोल नहीं रहा हूं, आपको ऐसे नहीं सुन रहे। मैं जब बोल रहा हूं तो मैं पहले ऐसे बोल रहा हूं तो यहाँ पर मैं वायु को पिचका रहा हूं तो इसका घनत्व क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब जब ये पिचकेगी तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो ये वायु पिचक गई है, देखो ध्यान से। मैंने मान लो यहाँ से मैं बोला, यहाँ पर बहुत सारे कण है, बहुत सारे कण है, बहुत सारे कण है। ठीक है, मैं यहाँ पर बोला तो यहाँ पर मैं जैसे ही बोलूंगा तो इन कणों को मैं पिचका दूंगा, यानी यहाँ पर कण क्या गए, पास पास आ गए, जबकि यहाँ पर कण क्या है, दूर है। तो ये कण इधर गति करेंगे तो ये कण इधर गति करेंगे तो ये भी ऐसे विस्तारित हो जाएंगे, विस्तारित हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा विस्तारण हो गया तो ये वापिस कण वापिस एक जगह आएंगे तो ये वापिस हो गया। तो इस प्रकार से वापिस से इकट्ठे होंगे, वापिस से अलग अलग हो जाएंगे, वापिस से इकट्ठे होंगे, वापिस से अलग अलग हो जाएंगे, वापिस से इकट्ठे होंगे, वापिस से अलग अलग हो जाएंगे। इस तरीके से ध्वनि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। देखो उदाहरण दर्शाता हूँ आपको, देखो बढ़िया सा उदाहरण देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण। मान लो हमने लिया ये एक पिलर। ठीक है, इस पिलर के अंदर हमने बहुत सारे वायु के कण ले लिए, इस प्रकार से बहुत सारे ले लिए, बहुत सारे हमने कण ले लिए। ठीक है, अभी हवा भर रही है, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अनुदैर्ध्य तरंगों का। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों और अनुदैर्ध्य तरंगों में कंफ्यूजन नहीं रह जाए, बस एग्जाम में आपके पूरे नंबर आने चाहिए। तो ये हमने एक कॉलम ले लिया, इस कॉलम के ऊपर हमने लगा दिया एक पिस्टन लगा दिया। अब इस पिस्टन में हमने क्या किया, ऐसे नीचे कर दिया। अब नीचे कर दिया तो ये कण पास पास आ जाएंगे, यहाँ पर कण मान लो पास पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर कण पास आएंगे तो ये कण वापस इधर घनत्व क्या है, इधर घनत्व क्या है, कणों का घनत्व क्या है, कम है तो ये वापस इधर फैलेंगे, तो ये वापस फैलेंगे तो ये दूर दूर हो जाएंगे, ऐसे दूर दूर हो गए। फिर ये कण बहुत ज्यादा हो गए तो इधर कण कम है तो ये वापस से एक साथ आएंगे, तो इधर वापस से घनत्व ज्यादा हो जाएगी, वापस से घनत्व ज्यादा हो गया, यहाँ पर वापस से घनत्व कम होगा, यहाँ पर वापस से घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर वापस से घनत्व ज्यादा होगा,
यहाँ पर वापस से घनत्व ज्यादा होगा। ऐसे ऐसे क्या होगा, कण इकट्ठे होंगे वापस दूर होंगे, कण इकट्ठे होंगे वापस दूर होंगे। और यहाँ पर जो कण इकट्ठे हो रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं संपीड़न। क्या कहते हैं, संपीड़न। और जहां पर कण दूर दूर होते हैं इसे हम कहते हैं विरलन। क्या कहते हैं, विरलन। विरलन क्या कहते हैं, विरलन। संपीड़न का मतलब है दब जाना, और विरलन का मतलब है अलग अलग हो जाना। और इसी तरीके से ध्वनि तरंगें संचरित होती है। अब देखो, तरंग जा रही थी इधर, हमने पिस्टल को इधर ही तो किया, तो विक्षोभ इधर ही तो आया, तो तरंग जा रही थी इधर, और कण भी किधर गति कर रही है, ऐसे गति कर रही है, ऐसे गति कर रहे हैं। तो ये कौन सी गति होगी, ये होगी अनुदैर्ध्य तरंग। अब देखो स्प्रिंग के उदाहरण से समझने की कोशिश करो। मान लो ये कोई स्प्रिंग है, मैंने इधर स्प्रिंग को दृढ़ कर दिया। अब स्प्रिंग है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग सिंपल तरीके से पड़ी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, हमारी दिमाग जो है वो थोड़ा सा जो है मिस्टेक लिए, ठीक है। हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को ऐसे पिचका दिया, ऐसे पिचका दिया, पिचका दिया, तो ये थोड़ी सी जो ऐसे जटिल हो जाएगी, थोड़ी सी ऐसे जटिल हो जाएगी। हमने बहुत सारा पिचका दिया, अब ये जटिल हो गई, फिर हम छोड़ देते हैं। फिर हम जैसे ही छोड़ेंगे तो ये वापस दूर दूर हो जाएगी, ऐसे इससे दूर हो जाएगी। फिर वापस एक बार पिचकेगी, ऐसे वापस एक बार पिचकेगी, फिर वापस से एक बार दूर होगी ऐसे। स्प्रिंग को छोड़ने पर ये एक्शन होता है ना, स्प्रिंग को जैसे हम ऐसे पिचकाएंगे, ध्यान से देखो, स्प्रिंग को जैसे ही हम ऐसे पिचकाएंगे तो एक बार तो पिचकेगी, फिर जैसे ही छोड़ेंगे तो एक बार तो दूर जाएगी, एकदम विस्तारित हो जाएगी, फिर वापस से आएगी तब ऐसे हो जाएगी, फिर वापस से दूर जाएगी तो ऐसे हो जाएगी। यानी हमने तरंग को संचरण तो करवाया था इधर ऐसे, तो तरंग तो गई थी इधर ऐसे, ऐसे आई तरंग, ठीक है, तरंग ऐसे आई। लेकिन जो ये तरंग के, जो स्प्रिंग के जो कण है वो कैसे गति कर रहे हैं, वो ऐसे गति कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ही तो गति कर रहे हैं। यानी तरंग भी इधर आ रही है और कण भी इधर ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं, तो दोनों समांतर हो गए ना, पैरेलल हो गए ना। इसीलिए ये कौन सी तरंग होगी, ये होगी अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी तरंग होगी, अनुदैर्ध्य तरंग। और स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग और ध्वनि तरंग, दोनों को मैंने आपको बता दिया, ये दोनों किसके उदाहरण है, अनुदैर्ध्य तरंग के, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग के। अच्छा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग के अंदर और क्या अंतर है, देखो अनुप्रस्थ तरंग के अंदर जो है हम कौन सी चीजें लेनी है, दृढ़ चीजें लेनी है, दृढ़ चीजें जिनको ऐसे दबाया नहीं जा सकता। जैसे रस्सी है तो रस्सी को और दबाया नहीं जा सकता, जैसी गुंथी भी है वैसी वैसी रहेगी, ठीक है, उसको हम और ऐसे पिचका नहीं सकते। पानी है, पानी 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 जो है, पानी को हम संपीड़ित नहीं कर सकते, पानी है वैसा वैसा रहेगा। यदि हम और संपीड़ित करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। यानी इनके ऊपर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ये चीजें कौन सी है, ये चीजें कौन सी है, ये चीजें हैं अप्रत्यास्थ। कौन सी चीजें हैं, अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ का मतलब होता है यदि आप किसी वस्तु पर कोई बल लगाओ और बल लगाओ तो वो वस्तु संपीड़ित हो जाए, और यदि बल हटा लो तो वो वस्तु वापस वैसी की वैसी हो जाए। जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ को आप खींचोगे तो वापस आ जाएगा, वो वस्तु होती है प्रत्यास्थ। तो यहाँ पर कौन सी वस्तु है, पत्थर जो है वो अप्रत्यास्थ, और पानी भी कौन सा है, अप्रत्यास्थ है। और रस्सी जो है वो अप्रत्यास्थ है, यदि आप ऐसे खींच कर छोड़ दोगे तो वैसी वैसी रहेगी, कुछ नहीं होगा। टूट जाएगी तो टूट जाएगी, वापस तो नहीं जुड़ेगी ना, नहीं जुड़ती है। तो ये कौन से हो गए, ये दोनों हो गए अप्रत्यास्थ। यानी अनुप्रस्थ तरंगों के लिए अप्रत्यास्थ माध्यम होना चाहिए। कौन सा माध्यम होना चाहिए, अप्रत्यास्थ माध्यम होना चाहिए अनुप्रस्थ तरंगों के लिए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अनुदैर्ध्य के अंदर देखते हैं कैसे माध्यम है। अनुदैर्ध्य के अंदर देखो, यहाँ पर हमने पहले हवा की बात की, हवा के अंदर देखो पहले संपीड़ित हुआ वापस आ गया, पहले संपीड़ित हुआ फिर वापस आ गया। इसी तरह स्प्रिंग के अंदर संपीड़ित हुआ दूर हो गया। अच्छा देखो, यहाँ पर जो ये बहुत सारी इकट्ठा हो गई ना, इससे हम कहते हैं संपीड़न, इसे हम कहते हैं संपीड़न, ठीक है। और यहाँ पर ये दूर हो गई ना, इसे हम कहते हैं विरलन, विरलन, ठीक है। ये ध्यान रखना, जहां पर दूर हो जाती है उसे हम कहते हैं विरलन, और जहां पर पास हो जाती है उसे हम कहते हैं संपीड़न, यानी दबना। और विरलन का मतलब है दूर दूर होना, ठीक है। तो ये संपीड़न और विलयन, संपीड़न और विलयन हो रहा है। मतलब इसमें चीजें जो है अगर पिचका कर छोड़ दोगे तो वापस कुछ देर के बाद ऐसे गति करके वापस यहीं की यहीं आ जाएगी। यानी ये कौन सी वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं हैं प्रत्यास्थ। तो अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए जो माध्यम है वो कैसा होना चाहिए, प्रत्यास्थ माध्यम होना चाहिए, प्रत्यास्थ माध्यम होना चाहिए। किसके लिए, अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए। ये एक बड़ा अंतर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं समुद्र के अंदर जो तरंगें उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हम बात करते हैं कि समुद्र के अंतर्गत किस तरह की तरंगें उत्पन्न होती है। तो समुद्र के अंतर्गत देखो, मान लो ये अपना कोई पॉइंट है और यहाँ पर चारों ओर पानी पानी है, ठीक है। अब समुद्र के अंदर देखो लहरें ऐसे आती हैं, तो मान लो लहर, पहली लहर यहाँ तक आई तो दूसरी लहर क्या आएगी, वो थोड़ी सी इससे आगे आएगी, यानी कण इससे आगे आ रहे हैं। देखो जैसे समुद्र होता है ना, ये समुद्र का मान लो बॉर्डर है, ठीक है, ये समुद्र का बॉर्डर है, इधर समुद्र है। तो जैसे पानी आएगा तो वो जैसे जैसे लहरें बड़ी होगी तो वो पानी आगे आते जाएगा।
अपना क्षेत्रफल ऐसे बढ़ाता जाएगा और फिर एक क्षेत्रफल तक कांस्टेंट हो जाएगा, फिर सभी लहरें वहां तक ही आएगी। आप देखते हैं ना किनारों के ऊपर थोड़ा सा पानी आता है और वापस चला जाता है, वापस आता है और वापस चला जाता है, ठीक है। यानी उसमें कण स्थानांतरित हो रही है, कण ऐसी ऐसी गति भी कर रही है, ठीक है। साथ में जैसे मैंने अभी भी आपको बताया था कि पानी के अंदर जो तरंगे उत्पन्न होती है वो कौन सी तरंगे होती है, वो होती है अनुप्रस्थ तरंगे। अभी भी आपको मैंने बताया था। अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत कण सिर्फ ऐसे ऐसे गति करते रहते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन समुद्र का पानी जो है वो साथ में ऐसे भी गति कर रहा है, क्योंकि लहरें आगे आ रही है तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो आगे भी गति कर रहा है। यानी यदि हम लहरों के ऊपर वो कोर्क डाल दें तो वो कोर्क ऐसे 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 गति करता 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 किनारे पर आ जाएगा ना, समुद्र के किनारे पर। यानी वो इस तरीके भी गति कर रहा है, ठीक है। ऐसी भी गति कर रहा है, साथ में ऐसी गति कर रहा है, साथ में ऐसी गति कर रहा है। तो दोनों गति का जो कंबाइन होता है। अब ऐसी तरंगे तो हो गई अनुप्रस्थ तरंगे, और ऐसी तरंगे मैंने आपको कौन सी बताई थी, ऐसी तरंगे मैंने आपको बताई थी अनुदैर्ध्य तरंगे, तरंग की दिशा के समांतर, ठीक है। अब समुद्र के अंदर जैसे आप कोर्क को डालोगे तो वो ऐसे गति करते हुए ऐसे गति करते हुए किनारे की तरफ आ जाएगा, यानी उसमें ऐसी दोनों गति होगी। और इसीलिए समुद्र के अंदर जो तरंग होती है वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों का कंबाइन होती है, दोनों का संयोग होती है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे दोनों साथ में होती है। किसमें? समुद्र के अंदर जो तरंगे उत्पन्न होती है उसके अंदर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे दोनों एक साथ चलती है, और दोनों की चाल अलग अलग होती है। अनुप्रस्थ तरंग अलग चाल से चलती है, अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो अलग चाल से चलती है, ठीक है। ये समुद्र के अंदर जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पढ़ने का, ठीक है। जो तरंगे हैं समुद्र के अंदर, जो तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती है। जैसे मान लो कोई मोटर बाइक जा रही है तो मोटर बाइक उस पानी को क्या करेगी, ऐसे तो गति कराएगी, साथ में ऐसे तो गति करेगी, लेकिन पानी दूर भी जाएगा। तो दूर जा रहे हैं यानी तरंग की दिशा के क्या हो गया, अनुदिश हो गया, और ऐसे गति कर रहा है मतलब तरंग की दिशा के क्या हो गया, लंबवत हो गया। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगे किसमें होती है, समुद्र के अंदर जो पानी होता है उसके अंतर्गत अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे दोनों साथ में होती है, और दोनों की चाल जो होती है, वेलोसिटी जो स्पीड जो होती है वो अलग अलग होती है। ये था आपका अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों के बीच में जो डिफरेंस है, और समुद्र का पानी का जो मामला था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए।